दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ईवीएम और चुनाव आयोग पर अटैक कर रही है। वोटों में गड़बड़ी की आशंका भी जता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है या फिर वोटों के नंबर गेम से सियासी फेम, जैसा कि अमूमन मतदान से पहले देखा जाता है। दिल्ली में वोटों का नंबर गेम देखिए। दावा है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली चुनाव में 10% वोटों में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव परिणाम से पहले ही ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जता रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर वोटरों को धमकी देने का आरोप भी लगा दिया और बताया कि दिल्ली के लोग वोट न डाल पाए, इसके लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। जंगपुरा विधानसभा में ये भी सामने आया है कि अलग अलग झुग्गियों में लोगों को धमका के उनके वोटर कार्ड ले लिए गए हैं और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर वोट डालने गए या वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो देख लेना। हालांकि इन आरोपों को बीजेपी हार की आशंका और बौखलाहट बता रही है। रवि किशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे ही इन्हें चुनाव हारने का पता चला, अभी से ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ने लगे। उनको पता चल गया कि वो पूरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जितना अन्याय करेगा, जितना अन्याय होगा, उतना ही आप और मजबूत होगी। आपके साथ जनता है। यानी वोटिंग से कुछ घंटे पहले जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे साफ है इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक होने जा रहा है। इस बार दिल्ली चुनाव में कालकाजी सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से होना है, लेकिन दोनों ही नेता वोटिंग से पहले एक दूसरे पर आरोपों की बौछार शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी एक के बाद एक वीडियो जारी कर रमेश बिधूड़ी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो अब पलटवार बीजेपी की तरफ से आया है और तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव की वोटिंग है, इससे पहले कालकाजी सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया है और एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कुछ लोग पुलिस वाले से उलझ रहे हैं। न सिर्फ वीडियो जारी किया बल्कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें दावा किया गया कि रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं। दुनिया में कोई चुनाव लड़ता है तो किसके बेटे या किसके भाई चुनाव प्रचार में नहीं होते हैं। केजरीवाल की पत्नी नहीं जा रही है वहाँ पर क्या? ये गंभीर आरोप है। मेरे परिवार के लोगों का मेरे चुनाव में मेरी मदद करने गंभीर आरोप है ये। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पोस्ट में गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया, तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। हालांकि इस विवाद में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है। कालकाजी सीट पर कांग्रेस से अलका लांबा प्रत्याशी हैं, जो आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच लड़ाई से इतर हिडन एजेंडे पर काम कर रही हैं। दिल्ली में इंतजार की आखिरी रात है, लिहाजा आज पूरा दिन दोनों दलों में खूब जंग चली। वीडियो वॉर के जरिए दोनों दल एक दूसरे पर आरोप बढ़ते रहे। कहीं शराब, कहीं पैसा, तो कहीं तो फ्री टूर वाले दांव भी चले जा रहे हैं। इन पेटियों को देखिए, दावा है इनके अंदर शराब भरी है, यानी शराब के बदले वोट का जुगाड़। लेकिन बीजेपी ने भांडाफोड़ किया तो शराब वाला दाव फेल हो गया। बीजेपी ने खबर दी तो पुलिस ने रेड मारी और मौके से उत्तरी दिल्ली में 20 पेटी शराब पकड़ी गई। आरोप है कि ये दारू आम आदमी पार्टी की है, जिसे वोटर्स में बांटा जाना था। अब जरा बवाना की जंग देखिए। यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी समर्थकों में झड़प मची है। आरोप है कि वोटिंग से पहले मुस्लिमों को फ्री में अजमेर भेजा जा रहा था। इसके लिए 20 बसों का इंतजाम किया गया था ताकि अजमेर गए मुस्लिम वोट न डाल पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पुलिस लेकर पहुंच गए और प्लान फेल हो गया।
यानी दिल्ली के दंगल में आखिरी रात हर दांव आजमाया जा रहा है। आज इंतजार की रात है, कल इम्तिहान की सुबह होगी, तब पता चलेगा किसके दांव कामयाब होंगे, क्योंकि वोटिंग में बस एक रात का फासला है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए बुधवार यानी 5 फरवरी को मतदान होगा और इन सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। चुनाव अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी पोलिंग बूथ का जायजा ले रहे हैं और मतदान से जुड़े सभी प्रोटोकॉल और SOP का पालन करने की सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। 12 घंटे बाद दिल्ली में 70 सीटों के लिए मतदान होगा। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर पर चौकसी और चेकिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के 40,000 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, उसके साथ 220 से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात है। 19,000 होम गार्ड को भी दिल्ली चुनाव के लिए तैनात किया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला विधानसभा में और यहाँ पर जितने भी खास तौर पर संवेदनशील इलाके हैं वहाँ सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। चुनाव से पहले दिल्ली के सभी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। ट्रैफिक और रूट को डाइवर्ट किया गया है। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3139 संवेदनशील बूथों पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी हो रहा है। चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है। चुनाव आयोग की ओर से डमी और ब्रेल मतपत्र समेत 21,584 बैलेट यूनिट, 20,692 कंट्रोल यूनिट और 18,943 वीवीपैट सिस्टम लगाए गए हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर सख्त निगरानी की जा रही है। सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। रात के समय चेकिंग बढ़ा दी गई है। गड़बड़ी फैलाने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन लेगी। मतदान के लिए दिल्ली तैयार है। 5 फरवरी को 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली चुनाव का माहौल क्या है, यही जानने की हमने भी कोशिश की है। हमारे संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जनता का मूड समझने के लिए जी मीडिया की टीम मटिया महल और चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और ये जानने और समझने की कोशिश की कि चुनाव में जनता का मूड क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली का सबसे सेंसिटिव एरिया, जो कि जामा मस्जिद के आसपास का जो एरिया है, जिसमें कि मटिया महल विधानसभा आती है और वहीं इसी के साथ जो चांदनी चौक विधानसभा है वो इस पूरे एरिया को कवर करती है। कुरैशी साहब, क्या माहौल है इस वक्त? अब मैं देख रहा हूँ कि रात का समय है, बहुत भीड़ है। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। क्या लग रहा है कि प्रचार तो खत्म हुआ है, लेकिन लोगों के वोट का रुझान किस ओर जाने वाला है? पहली बात तो ये जो माहौल है बड़ा अच्छा है, बड़ा शांतिपूर्वक माहौल है और माहौल के हिसाब से आप देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं और इलेक्शन हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है। और लोगों के रुझान की बात करें, सबका रुझान डिफरेंट टाइप का है। किसी का रुझान बीजेपी की तरफ है तो किसी का आम आदमी पार्टी की तरफ है, किसी का थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है। लोगों का मिजाज जो है अब एक तरफ नहीं है, तीनों साइड होता है। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी है ही। रात के समय लोग खाने पीने और शॉपिंग के लिए निकले हैं। इस बीच जी मीडिया की टीम ने खाने पर ही लोगों से चर्चा की और जनता का मूड समझने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके के इंद्रलोक में और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, एक बार अरे बोलो आप बताइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजी अहमद। अच्छा अहमद साहब, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? माहौल विचार है, देंगे वोट, जरूर देंगे। जिसका मतदान है कहीं मतदान कर देंगे। सभी पार्टी कहती है वोट दीजिए, ये सबका अपना अपना अधिकार है कौन किसको देगा और इसके खुले में कहना कोई जरूरी नहीं है। क्या लग रहा है माहौल इस वक्त किस तरीके का है? माहौल तो देखो जी दोनों तरफ तीनों तरफ से चल रहा है इस टाइम, बाकी ऊपर वाला जाने क्या होगा क्या नहीं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, लेकिन जनता किसको सत्ता की चाबी सौंपेगी, फिलहाल ये 8 फरवरी को मतगणना के बाद पता चल पाएगा। महाकुंभ में कल प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आस्था के महाकुंभ में सियासत का संगम हो रहा है। पीएम की आस्था और टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष ने इसे चुनाव से जोड़ दिया है।
कल जब दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी, मिल्कीपुर की जनता अपना नया विधायक चुन रही होगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे होंगे। ये महज संयोग है कि वोटिंग के दिन पीएम महाकुंभ में होंगे, लेकिन विपक्ष इसे पॉलिटिकल प्रयोग बता रहा है। प्रधानमंत्री अगर महाकुंभ में जा रहे थे, आस्था को लेकर जाते तो बहुत अच्छा होता, पर राजनीति को लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है किसी चुनाव से। ये बहुत दुखदायी है। हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं। यानी विपक्ष के मुताबिक पीएम का वोटिंग के दिन महाकुंभ जाना पॉलिटिकल इवेंट है। ऐसे आरोप के पीछे भी वजह है। कल जब पीएम महाकुंभ में होंगे तो जमकर मीडिया कवरेज मिलेगी, लेकिन उसी वक्त दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही होगी, जबकि मिल्कीपुर सीट पर भी वोट डाले जा रहे होंगे। विपक्ष का आरोप ये है कि वोटिंग के दिन सुर्खियों में रहने के लिए महाकुंभ जा रहे हैं पीएम। ये तो हमको मालूम था, कोई न कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी है। चुनाव में वो कहीं नहीं है भाजपा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा, कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा, और मैं ये कहूँगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हैं। यानी पीएम मोदी की आस्था विपक्ष के लिए सिर्फ एक सियासत है। हालांकि सच ये भी है कि महाकुंभ में डुबकी के लिए वोटिंग का दिन ही चुनना सवाल उठाने के लिए काफी है। बजट सत्र के चौथे दिन पीएम मोदी आज संसद में खूब गरजे। अर्बन नक्सलवाद से लेकर राहुल गांधी तक और जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी के मुद्दों तक मोदी ने विपक्ष के एक मुद्दे की हवा निकाल दी। पीएम मोदी का पहला हमला तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर था, जिसके जवाब में उन्होंने संतुष्टीकरण का मॉडल पेश किया। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाली मांग को भी हकीकत का आईना दिखाया और ओबीसी के हकों पर कांग्रेस कार्यकाल तालेबंदी का जिक्र कर जख्म हरे कर दिए। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी का वो बयान भी रहा, जिसमें इंडियन स्टेट कहकर संबोधित किया था। पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान को अर्बन नक्सल से जोड़ दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, लेकिन सियासत पूरे जोरों पर है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव मैनेज करने का आरोप लगा दिया है। पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर डेरा डाल चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के दांव पेंच अब भी जारी है, क्योंकि मिल्कीपुर की महाभारत में अब सिर्फ एक रात का फासला है और सुबह फैसला होना है। लेकिन अखिलेश यादव ने वोटिंग से पहले चुनाव मैनेज करने के आरोप लगा दिए। देखिए, मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरह का बेईमानी का निकालती है। अब वोटिंग और नतीजों से पहले बेईमानी वाले बहाने के क्या मायने निकाले जाएं, ये तो समझदार जनता खुद समझ ले। लेकिन अखिलेश के बेईमानी वाले आरोप का पैमाना और स्टाइल समझना चाहेंगे, वो भी अखिलेश यादव की जुबानी। देखिए, आप समझिए, हर स्टेज पर बीजेपी मैनेज करती है। पहले अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनको मैनेज करेगी,
उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी उनको बैठाया जाएगा, उनको निर्देश दिया जाएगा। यानी ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, फिर अफसरों पर ही सवाल। जाहिर सी बात है, सवाल उठाना विपक्ष की सियासत का हिस्सा है। लेकिन इस तरह के आरोपों से क्या मिल्कीपुर का चक्रव्यूह अखिलेश तोड़ पाएंगे, या ये बयान महज पॉलिटिकल प्रेशर का हिस्सा है? महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर बची भगदड़ पर सियासत तेज हो गई है। संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और लोकसभा में योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि हादसे के बाद भी योगी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है, मैं जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने सरकार पर भगदड़ में मरने वालों के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया और सरकार से मरने वालों के आंकड़े जारी करने की मांग की। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? अखिलेश यादव ने सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया तो संत समाज योगी सरकार का बचाव करते हुए अखिलेश के विरोध में खड़े नजर आए। तो आपने कारसेवकों पे गोलियां चलाई थी, क्या आपने पूरा गिनती की थी कितने लोग थे हमारे, कितने साधु मरे थे, कितने कारसेवक मरे थे? आपने हजारों की संख्या में लोगों को मारा। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और अखिलेश यादव के एक हमले का करारा जवाब दिया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार पर मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाते हुए भगदड़ में हजारों लोगों के मरने का दावा किया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। जिसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हजारों लोगों की मौत का आंकड़ा वापस लेने को कहा। I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार मरने वालों के सही आंकड़े बताए, अगर उनका दावा गलत हुआ तो माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन वहाँ हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सनातन पर लेकर दिए बयान पर पलटवार किया और खड़गे को भी करारा जवाब दिया। इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। सनातन के समागम से समाजवादी लोग 2027 के सपने देख रहे हैं। प्रयागराज में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि 2027 में सरकार बनाएंगे और 2031 में सकुशल कुंभ कराएंगे। यानी महाकुंभ पर सवाल भी, महाकुंभ का मलाल भी और महाकुंभ कराने को बेचैन भी, या यूं कहें कि 2027 में वापसी के सपने। सपा के सपनों को बयां करते ये पोस्टर प्रयागराज की गलियों में देखने को मिल जाएंगे। वो सपने जिसमें सत्ता वापसी की बात है और सत्ता में आने पर 2031 का कुंभ कराने का वचन। यहाँ इलाहाबाद कुंभ मेला परिसर में हम खड़े होकर ये प्रण लेते हैं हम समाजवादी लोग कि आने वाले 2027 के सरकार में जब समाजवादी सरकार बनेगी तब हम 31 में इलाहाबाद में भव्य कुंभ, सुरक्षित और सुलभ कुंभ कराने का काम करेंगे और जो तमाम प्रकार की नाना प्रकार की समस्याएं मेला कुंभ परिसर में हुई है उसको दूर करने का काम करेंगे। यानी महाकुंभ में पीडीए का संगम करने की बेचैनी बातों में भी है और पोस्टर में भी, लेकिन 2031 कुंभ कराने का सौभाग्य किसे नसीब होगा, ये पोस्टर नहीं बल्कि प्रदेश की जनता तय करेगी।
महाकुंभ पर जारी सियासत के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान काफी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि उनका खुदा पानी में नहीं जो डुबकी लगाने प्रयागराज जाए। भजन कीर्तन करने वाले ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो इस बार अपने बयानों पर ही फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इनसे महाकुंभ जाने पर सवाल पूछा गया तो जवाब बेहद तीखा और तल्ख था, विवादित था, क्योंकि इन्होंने हिंदू आस्था के पवित्र मेले पर सवाल उठा दिए और बताया वो घर पर नहाते हैं, उनके खुदा पानी में नहीं है। महाकुंभ में जाएंगे सर, आप 44 साल के बाद महाकुंभ मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है वो पानी में नहीं। सर दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में। जिस वक्त फारूक महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे, उस समय उनके समर्थक जोर जोर से ताली बजा रहे थे और फारूक अब्दुल्ला के इस विवादित बयान को बढ़ावा दे रहे थे। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है वो पानी में नहीं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, जिसे सनातनियों की आस्था से फर्क नहीं पड़ता, वो आखिर एक हफ्ता पहले मां वैष्णो देवी की भक्ति में लीन क्यों थे? क्या भजन कीर्तन फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के लिए सिर्फ दिखावा है? महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी का रिपीटेड 15 मिनट वाला भाषण काफी चर्चा में रहा था, लेकिन दिल्ली चुनाव में वोटिंग से पहले उन्होंने अपने 1 इंच वाले बयान से सियासी गलियारों में हलचल ला दी है। ओवैसी सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे, लेकिन इसमें बदलाव के बाद उसे पेश करने पर उन्होंने चेतावनी दी, जिस पर अब गिरिराज सिंह ने भी तीखा और तगड़ा जवाब दिया। Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. ओवैसी की चुनौती मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए है। मस्जिद और दरगाह के बहाने ओवैसी मुस्लिमों को संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक की मंशा वो कभी पूरी नहीं होने देंगे। ऐसे में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को क्लियर कर दिया, ये देश कानून से चलेगा, हिंदू मुसलमान से नहीं। मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए, ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश कानून से चलेगा। दरअसल दिल्ली चुनाव में ओवैसी 2 सीटों को पॉलिटिकल प्रयोगशाला की तरह देख रहे हैं, जिसमें एक मुस्तफाबाद है जहां दिल्ली दंगे की शुरुआत हुई थी, और दूसरी सीट ओखला है जहां इसी दंगे के बाद शाहीन बाग को बंधक बना लिया गया था, और इन दोनों सीटों पर ओवैसी ने दंगा आरोपी को मैदान में उतारा है। ऐसे में वक्फ के नाम पर ओवैसी के इस 1 इंच वाले पैगाम को दिल्ली चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने धर्मांतरण गैंग को लेकर सख्त चेतावनी दी है और महाराष्ट्र में जल्दी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का ऐलान भी किया है। दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सकल हिंदू समाज की ओर से भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया था। धर्म सभा में नितेश राणे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर नितेश राणे ने अपने भाषण में विशिष्ट समुदाय को सख्त चेतावनी दे डाली। राणे ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि राज्य में हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है और अगर समय रहते लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ माता की ओर टेढ़ी नजर से देखना बंद नहीं किया गया तो एक एक गुनहगार को ढूंढकर अंदर भेजेंगे। मंत्री नितेश राणे ने धर्मांतरण गैंग को आड़े हाथों लिया और ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी हिंदू बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजर उठाई गई तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद के लोनी में बारातियों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। यहां बारात निकलने के दौरान डीजे बजा तो कुछ उपद्रवी वहां आकर नाचने लगे और बारात में शामिल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो दर्जनों उपद्रवी इकट्ठा हो गए और बारातियों के साथ मारपीट की। बारात में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई। इसमें करीब आधा दर्जन लोगों को चोट आई है। किसी तरह बारातियों ने भागकर अपनी जान बचाई और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। डीजे के पीछे थे, हम डांस कर रहे थे, पीछे एकदम से आगे 100 लड़के ईंट लेके खड़े हुए थे, ईंट बरसाना चालू कर दिया। हम जैसे पीछे को भग रहे, 2-4 ने आके मेरा मंगलसूत्र छीना और मेरी बड़ी वाली दीदी इनका खाना उनके छीने। उपद्रवियों ने डीजे पर नाच रही महिलाओं से बदसलूकी और छेड़छाड़ की। पत्थरबाजी में दूल्हे के पिता और भाई समेत कई बारातियों को चोट आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने उनके कैश और गहने भी लूटे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके से कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा इनको मेडिकल हेतु भेजा गया है तथा उनसे तारीख प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हमलावर दूसरे समुदाय के हैं। घटना की सूचना पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पीड़ित बारातियों और उनके परिवार से मिले और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अवैध कॉलोनी में सजी महफिल जश्न था ठगी के प्रोजेक्ट का, लेकिन तभी बुलडोजर के साथ अफसरों ने एंट्री मारी। लिहाजा धंधेबाजों ने सोसाइटी के इनॉग्रेशन को निकाह का नाम दिया और कहा अंदर निकाह चल रहा है, लेकिन अवैध इमारत की एक ईंट भी बुलडोजर से बच नहीं पाई। पहला नाम नोट कीजिए, अली प्रॉपर्टीज। जिस पर बुलडोजर दहाड़ा तो अली की अवैध गली मिट्टी में मिल गई। अब जरा दूसरा नाम देखिए, मदीना गार्डन। गाजियाबाद में अवैध तरीके से मदीना बनाने वालों पर बुलडोजर दहाड़ तो भूमाफिया का नाम मिट्टी में मिल गया। दरअसल गाजियाबाद में अवैध तरीके से दर्जनों कॉलोनियां काटी जा रही थी। खबर जैसे ही प्राधिकरण को मिली, कार्रवाई का बुलडोजर दहाड़ उठा। क्रॉसिंग रिपब्लिक से सटे हुंडाहेड़ा में 40,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपए है। हैरत की बात यह है कि ये जमीन प्राधिकरण की थी, फिर भी कॉलोनियां काट दी और नतीजा बुलडोजर की दहाड़। जब कॉलोनी का उद्घाटन चल रहा था, ठीक तभी बुलडोजर के साथ प्राधिकरण के अफसर पहुंच गए और पूरी कॉलोनी मिट्टी में मिला दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस और वकील के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई, जहां वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से बंद रास्ते का विरोध एक वकील को महंगा पड़ गया। और कुछ पुलिस वाले काला कोट पहने शख्स से मारपीट करने लगे। पहले उन्हें बाइक से नीचे उतारा और फिर लात घूंसों की बारिश कर दी। बताया गया कि प्रयागराज में हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया था। वहां से गुजर रहे एक वकील ने इसका विरोध किया। इस पर चौकी प्रभारी से उनकी बहस हो गई और फिर दरोगा ने वकील को पीटना शुरू कर दिया। वकीलों और पुलिस के बीच नोकझोंक के दौरान आसपास खड़े कई वकील मौके पर पहुंच गए। काफी संख्या में पुलिस वाले भी आ गए। वकीलों और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और वकील के बीच मारपीट का मामला इतना तूल पकड़ने लगा कि फौरन डीसीपी सिटी को भी मौके पर आना पड़ा और फिर एक्शन और मामले की गंभीरता से जांच का आदेश देकर किसी तरह वकीलों को शांत कराया। महाकुंभ में भारत भूटान का संगम हुआ तो चीन में बैठे शी जिनपिंग तिलमिलाते नजर आए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है तो उनकी इस डुबकी की गूंज चीन तक सुनाई दी। भूटान नरेश की संगम में मौजूदगी, उनका यूं पूजा अर्चना करना भारत भूटान के उन सांस्कृतिक रिश्तों को बयां करता है जिसकी नींव कई दशक पुरानी है। एक तरफ भूटान नरेश और दूसरी तरफ सीएम योगी। संगम तट पर दोनों हस्तियों ने भारत भूटान की खुशहाली के लिए पूजा की उस साझी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। संगम पर पूजा के बाद भूटान नरेश लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पहुंचे। वहां भी अपनी अर्जी लगाई। फिर सीएम योगी उन्हें वर्चुअल सेंटर ले गए, जहां दोनों नेताओं ने वर्चुअल बोटिंग का आनंद उठाया। भूटान नरेश का महाकुंभ के रंग में यूं घुल-मिल जाना बताता है कि दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत कितनी मजबूत है। लेकिन यही बात चीन को खटकती है। कभी चीन ने भूटान को तिब्बत की 5 उंगली बताया था, यानी वो भूटान पर दावा ठोकता रहा। 1998 में चीन ने भूटान की कई 100 किलोमीटर जमीन भी हड़प ली थी। तभी से भूटान ने अपनी विदेश नीतियां भारत को सौंप दी। जिग्मे खेसर महाकुंभ से पहले पीएम मोदी से भी मिले थे, क्योंकि भारत भूटान के विकास में हमेशा मददगार रहा है। इस साल भारत के बजट में पड़ोसी देशों के लिए सबसे ज्यादा राशि भूटान को मिली है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब खुद उन्हीं पर कई साधु संतों ने सवाल खड़े किए हैं। महाकुंभ में साधु संत मौनी अमावस्या के हादसे को एक संयोग मान रहे हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से नाराज हैं। संतों की नाराजगी का अंदाजा आप खून से लिखी गई इस पट्टिका को देखकर भी लगा सकते हैं, जिस पर दिनेश फलाहारी बाबा ने सीएम योगी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ क्षेत्र से हटाने की मांग की है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और हमने मांग की है कि जो कथित शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी, उनको कुंभ से बाहर कर दिया जाए। ये तीर्थयात्रियों में तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी बाबा अपने खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ से बाहर निकालने की मांग की है। इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को फर्जी करार दे दिया था। रविंद्र पुरी के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद पर हुआ पट्टाभिषेक गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ परम धर्मादेश जारी किया था। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ को लेकर अब जांच तेज हो गई है। महाकुंभ में भगदड़ के लिए 8 साजिशकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकार अब मौनी अमावस्या में भगदड़ के गुनहगारों पर एक्शन की तैयारी में है। महाकुंभ हादसे को लेकर अफवाह फैलाने वाले 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें 7 एक्स यूजर और एक इंस्टा यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि इन सोशल मीडिया आईडी से हादसे को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। यही नहीं, दूसरी जगह के वीडियो को महाकुंभ हादसे से जोड़कर वायरल करने का भी आरोप है। जांच एजेंसियों ने सभी 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें टाइगर यादव, अभिमन्यु सिंह, प्रियंका मौर्य, आकाश सिंह, अशफाक खान, सत्य प्रकाश नागर, ब्रजेश प्रजापति और रंजन शाकिया नाम के यूजर अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महाकुंभ मेला कोतवाली में सोशल मीडिया प्रभारी इंस्पेक्टर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहे। दरअसल यूपी एसटीएफ और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और एआई कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। यही नहीं, एसटीएफ संगम नोज पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। इसमें 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। दरअसल महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए थे। और अब हर किसी को सावधान करने वाली खबर, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब के इस दौर में कुछ लोग खुद को डॉक्टर मान बैठते हैं, लेकिन ऐसी एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा यूपी की बागपत में हुआ। और वजन कम करने के लिए फुरकान पिछले 2 महीने से जिस ऑनलाइन दवा का सेवन कर रहे थे, उससे उनकी किडनी फेल हो गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि बागपत के फुरकान बढ़ते वजन से परेशान होकर ऑनलाइन वजन कम करने का काढ़ा मंगवाया और रोजाना उसे पीना शुरू किया, जिसके 2 महीने बाद वो बीमार पड़ गए और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जो ओवर द काउंटर पिल बोलते हैं, जो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे लेते हैं या ऑनलाइन मंगा लेते हैं, उनको ऐसी ज्यादा जानकारी भी नहीं होती। वो तो बस पेशेंट की डिमांड पे आपको भेज देते हैं और वो नुकसानदेह ही साबित होता है। परिजनों का दावा है कि पहले फुरकान ने फेसबुक पर वजन कम करने वाला विज्ञापन देखा, जिसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर उस काढ़े की विधि देखकर उसे पीना शुरू किया और 50 से 60 दिनों तक उसे रोजाना पीते रहे। इसके बाद उनका वजन तेजी से कम हुआ, लेकिन शरीर कमजोर भी होने लगा। मैंने मोबाइल पे कुछ दवाई देखी थी, उस दवाई को देख के मैं घर पे उपचार करने लगा। कोई नुस्खा था जिसे पका के उसने पिया, तो अचानक पहले तो मैं हल्का सा होता चला गया, फिर अचानक मेरे गुर्दों ने मतलब पेशाब की प्रॉब्लम हुई। मैं हॉस्पिटल गया तो बताया कि तुम्हारे गुर्दे अब सही काम नहीं कर रहे। अचानक पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गलत दवा के सेवन से उनकी किडनी खराब हो गई है, उन्हें डायलिसिस की जरूरत है। ऐसे में पहलवान ने डायलिसिस कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक गरीब परिवार को बिजली विभाग ने 7 करोड़ 33 लाख का बिजली का बिल थमा दिया। अब इस भारी भरकम बिल को देखने के बाद पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि घर में न टीवी है, न फ्रिज है और न ही एसी। परिवार की हालत ऐसी, सुबह खाओ तो शाम की चिंता सताने लगती है। लेकिन गरीबी में जिंदगी काट रहे इस परिवार के घर की बिजली कटने वाली है। फरमान बिजली विभाग से आया है, पहले 7 करोड़ 33 लाख का बिजली बिल जमा करो, नहीं तो अंधेरे में रहो। बताया गया कि 2014 में किसान के घर बिजली कनेक्शन लगा, जिसके बाद दिसंबर 2024 में उनका बिजली का 75,000 बकाया आया था और 1 महीने बाद उनका बिल 7 करोड़ 33 लाख आ गया। ऐसे में परिवार ने विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। वहाँ पर आए से बताए हमको चक्कर आ गया, हमारा हार्ट अटैक होने वाला है, हमारे एक लड़की है, शादी कौन करेगा, हम मरने वाले थे।
गरीब किसान का कहना है कि उनके पास इतनी संपत्ति भी नहीं है कि वो इस बिल का भुगतान कर सकें। उन्हें चिंता अपनी बेटी की शादी को लेकर भी है। परिवार का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होगी। ये बिलिंग एजेंसी द्वारा गलत रीडिंग फीड करने से हुआ है। बिलिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में विभाग के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं और जल्द ही बिजली बिल ठीक करने का भरोसा दे रहे हैं। देश के सीधी में डीजे का शोर सुनकर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नींद में खलल पड़ा तो उसने खूब बवाल मचाया और दबंगई दिखाते हुए डीजे ऑपरेटर के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। डीजे वाले पर अपनी वर्दी का रौब दिखाता ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पुष्पेंद्र मिश्रा है, जिसने डीजे के शोर से नींद में खलल पड़ने पर उसे बंद कराया और जमकर अपनी वर्दी का रौब दिखाया। किसका डीजे किसका डीजे? यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाई? नहीं समझ पाया, कैसे समझ पाया? अभी कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं। मामला सीधी जिले के चुरहट इलाके का है, जहां एक सरकारी कर्मचारी के रिटायर्ड होने के बाद परिवार डीजे के साथ जश्न मना रहा था। जैसे ही डीजे शासकीय आवास कॉलोनी से गुजरा, टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा की नींद खुल गई। बस फिर क्या था, उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, लेकिन खाकी की अकड़ ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब किसी की भी सुनने को तैयार ही नहीं। टीआई की दबंगई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पुलिस बुलाई और डीजे ऑपरेटर समेत उसके साथियों के बाल घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई। ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी में दूसरी मालगाड़ी की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ और हादसा इतना जोरदार था कि डिब्बे खेत में जाकर गिरे। जबकि हादसे में दोनों ट्रेनों के लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कानपुर फतेहपुर के बीच खागा में पाम्भीपुर के पास अप लाइन पर हुआ। जरा इन तस्वीरों को देखिए, जो मौके पर मंजर को बयां कर रही है। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे खड़ी मालगाड़ी का इंजन और गार्ड का डिब्बा ट्रैक से नीचे जा गिरे। घटना जिस डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुई, उस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती है। ऐसे में यात्री ट्रेनों पर घटना का असर नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। घटना के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें और अफसर मौके पर पहुंचे। दोनों लोको पायलट को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ट्रैक को क्लियर किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजे पर मौजूद हैं और आप देखिए कितना भयानक ये हादसा था। ये जो 2 इंजन है ये आमने सामने भिड़े हैं और उसके बाद जो मलबा है वो वहां तक देखिए फैला है। हादसे के चलते फ्रेट कॉरिडोर की एक लाइन पर रेल यातायात प्रभावित है। कई मालगाड़ियों को रोक दिया गया है, कुछ के रूट बदले गए। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने एक शानदार लाइव फायर अभ्यास किया और इस दौरान कोर ने अपनी युद्ध में तैयारी, तेजी से तैनाती और सटीक हमले की क्षमता को दिखाया। नॉर्थ ईस्ट में जमीन से आसमान तक इंडियन आर्मी की ये तैयारी देखकर चीन थर्रा जाएगा। यहाँ इंडियन आर्मी के शक्तिशाली त्रिशक्ति कोर ने अपना दमखम दिखाया। भारतीय सेना ने सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में जॉइंट एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के जरिए सेना की युद्ध की तैयारियों को परखा गया। इस अभ्यास में सैनिकों ने अपनी ताकत और सटीकता का प्रदर्शन किया। इसके जरिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में युद्ध की चुनौतियों से लेकर बाकी मुश्किलों का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों को दिखाया। जमीन से लेकर आसमान तक त्रिशक्ति कोर ने अपनी तैयारियों को परखा। भारतीय सेना पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए कितनी तैयार है, इसी को लेकर त्रिशक्ति कोर ने एक सफल लाइव फायर अभ्यास किया। एक्सरसाइज में देखा गया कि कितनी तेजी से सेना अलग अलग इलाकों में पहुंच सकती है। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस और एसपीएफ से कोऑर्डिनेट किया गया, क्योंकि युद्ध के हालातों में सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ प्राचीन शिव पार्वती मंदिर के पुजारी ने भगवान को मृत दिखाकर मंदिर समिति की जमीन को अपने नाम कर लिया। ये सोनभद्र जिले का प्राचीन शिव पार्वती मंदिर है। यहाँ दूर दूर से हजारों भक्त अपने भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने आते हैं और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भी भक्तों को निराश नहीं करते और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भोले शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्राचीन मंदिर के भगवान शिव और माता पार्वती की मौत हो चुकी है। भगवान की मौत सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है।
दरअसल घोरावल थाना इलाके में बने इस प्राचीन मंदिर के पुजारी ने भगवान शिव और माता पार्वती को कागजों में मृत दिखाकर इस पर कब्जा कर लिया। मनवाने के बाद 15 दिवस को पुजारी नियुक्त किया। उसके बाद ये लोग बीच में ग्राम सभा चली गई मंदिर खाता था, उसमें लोग अपने नाम से करवाया। आरोप है कि पुजारी ने मंदिर समिति की जमीन पर न केवल अपने परिवार के लोगों की दुकानें लगवा दी, बल्कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को भी निजी खर्च के लिए इस्तेमाल किया। मामले की जानकारी जब मंदिर समिति को मिली तो समिति के लोग जिला अधिकारी के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। जिला अधिकारी ने कागजात लेकर समिति के लोगों को मामले की जाँच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के मैहर के एक गांव में 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुसा है, जिससे हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत फैल गई और उसके बाद इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। लेकिन रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ ने खूब उत्पात मचाया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। लोग जान की बाजी लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करते रहे। ये देखिए कैसे लाठी डंडों से मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 फीट लंबा मगरमच्छ भी बाज नहीं आ रहा और वो रेस्क्यू टीम को कड़ी टक्कर दे रहा है। काफी देर तक मगरमच्छ जोर आजमाइश करता रहा, लेकिन फिर काबू में आ गया। खतरों से भरे इस रेस्क्यू को टाइगर सफारी की टीम ने अंजाम दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ का रेस्क्यू बचकाने तरीके से किया गया, जहां 6 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रेस्क्यू सफल रहा और गाँव वालों ने राहत की सांस ली।